वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे अफ़गान तालिबान का जो दौरा पाकिस्तान का है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की क़यादत के अंदर जो तालिबान पॉलिटिकल कमीशन है उसका 3 रोज़ा दौरा जो है वो गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में शुरू हुआ। इस्लामाबाद पहुँच के इस वफ़द ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से भी मुलाकात की। हालिया महीनों के अंदर अब मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का ये दूसरा दौरा है इस्लामाबाद का। इस दौरान अफ़गान मसाइलती काउंसिल के जो सरबरा हैं अब्दुल्ला साहब वो भी इस्लामाबाद चक्कर लगा चुके हैं, जबकि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब पिछले माह काबुल का दौरा कर चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ अफ़गान तालिबान के वफ़द की जो आमद थी उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने और अफ़गान सदर अशरफ गनी साहब ने टेलीफ़ोन के ऊपर बात की। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने एक दफ़े फिर कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान अब बामानी जो मुज़ाकरात हैं वो पाकिस्तान की ख्वाहिश है, ताकि पाकिस्तान के जो अफ़गानिस्तान का मसला है उसका एक सियासी हल निकल सके। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने तमाम फ़रीक़ैन से अफ़गानिस्तान के अंदर तशद्दुद के ख़ात्मे के ऊपर भी ज़ोर दिया। चंद रोज़ कबल ही जो अफ़गान हुकूमत है और तालिबान है इनके दरमियान जो इंट्रा अफ़गान डायलॉग था उसको आगे बढ़ाने के हवाले से एक तहरीरी मुआहदा जो है वो तय पाया है। उसके अंदर कुछ इश्यूज़ आइडेंटिफाई कर दिए हैं और जो मुज़ाकरात का तरीक़ाकार है उसके ऊपर भी कुछ हतमी फ़ैसले हो चुके हैं। और अब ये जो मुज़ाकरात हैं 5 जनवरी से शुरू होने हैं, मगर कुछ लोग अभी भी तनक़ीद कर रहे हैं या ख़दशात का इजहार कर रहे हैं कि अभी तक जो वेन्यू है उसका ऐलान नहीं हुआ जहां ये दोनों जो पार्टीज़ हैं ये बैठेंगी और बात करेंगी। इसी तरह इस बात का भी इजहार किया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो तशद्दुद है उसमें कमी नहीं आई, और साथ ही में जो अमेरिका के अंदर नई इंतज़ामिया आ रही है उसका क्या रवैया रहेगा इन टॉक्स की तरफ। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे मौजूद हैं ताहिर ख़ान साहब। ये सीनियर सहाफ़ी हैं और माहिर अफ़गान अमूर। वेलकम टू द शो ताहिर साहब। जी ताहिर साहब, बहुत दिनों से अब हम आपसे पहला सवाल यही पूछते हैं, आज भी उसको दोहरा रहे हैं कि वफ़द आया हुआ है, क्या वजह है जिसके लिए आया है? क्या कोई ख़ास बात करने आया है या कोई सिंबॉलिक विज़िट ही है ये? बहुत शुक्रिया आपका। मेरी नज़र में सिंबॉलिक तो नहीं होगा। आपको याद है कि जब आपने जिक्र भी किया अगस्त में ये आए थे और अगस्त आने के बाद फिर 12 सितंबर को बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात शुरू हो गए थे। और जिस तरह इमरान ख़ान साहब ने, जो आपने जिक्र भी किया, कल सदर अशरफ गनी से उन्होंने फ़ोन पे बात की है, तो उस वक्त उन्होंने डॉक्टर अब्दुल्ला से बात की थी जब तालिबान अगस्त में आए थे। तो सिंबॉलिक तो बिल्कुल नहीं है, ज़रूर कुछ ना कुछ तो है और एक प्रोसेस चल रहा है। देखो, तालिबान के आने से पहले एक दिन पहले ज़ल्मी खलीलज़ाद आए यहाँ पे पाकिस्तान और आर्मी चीफ से मिले, ISI का चीफ भी मौजूद था, दीगर भी। और आज जो खबर काबिल से आई है कि जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन है उसके अमेरिका के जनरल मिली, वो सदर अशरफ गनी से भी आज सुबह मिले हैं काबुल में, और कुछ दिन मंगल को वो तालिबान से भी कतर में मिले हैं। तो मेरे ख्याल में एक कुछ सिलसिला कुछ होने वाला है। जो मेन फोकस है वो इस वक्त तशद्दुद में कमी और फिर जंगबंदी का। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का अमरीकियों के साथ भी कुछ वादे हैं कि जब भी कोई मुश्किल होगी तो पाकिस्तान तैयार है मदद करने के लिए। तो मेरे ख्याल में मुश्किल तो है, बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात में पेशरफ्त बहुत ही सुस्त है। ताहिर साहब, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है, माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे आपको उम्मीद मैं कह सकती हूँ है कि शायद ये जो अमरीकनों की भी विजिट्स और फिर वफ्द आया है कि शायद जो अफ़गान तालिबान हैं उनके ऊपर थोड़ा दबाव डाला जा रहा है या उनको रजामंद किया जा रहा है कि वो तशद्दुद में कमी के हवाले से कोई फैसला करें, कोई ऐलान करें। देखो, 100% तो कोई भी एक बात यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। आप देखेंगे कि इस विजिट के नतीजे में जो मुतालबात तालिबान से हो रहे हैं कि तशद्दुद में कमी या फिर जंगबंदी, अब मुसीबत अब ये है, एक मुश्किल जो है जंगबंदी का,
तालिबान चूंकि अब अफगान हुकूमत भी इत्तेफाक कर गया है कि बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात दोहा मुआहिदे के तहत होंगे। दोहा मुआहिदे में जो मुकदमा है उसमें शुरू में ये है, दोहा जो तर्जुल अमल है उनका 21 नुकाती। तालिबान एक बात करते हैं बार बार कि जंग बंदी वो उसका हिस्सा है, उसके आइटम है, एजेंडे पे होगा बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात का। उन्होंने इस नुक्ते को वो लिया हुआ है और यह अब हुकूमत मान भी चुकी है। लेकिन चूंकि जंग में तशद्दुद में बहुत ज़्यादा तेज़ी है, वहाँ पर जंग है। आज भी सदर अशरफ गनी गए थे कंदहार, उसने दोबारा वहाँ उलमा से वो खिताब करते हुए तालिबान से दोबारा कहा कि आइए आप अफ़गानिस्तान में जहाँ भी आप चाहेंगे। तो बहरहाल एक उम्मीद तो इसलिए है कि अगर तालिबान यहाँ आए हैं और 3 दिन का दौरा है और कल ज़्यादा इम्कान है कि वज़ीर आज़म से भी मिले, तो शायद कि कल मुलाकात के बाद देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन कुछ ना कुछ, मैं दोबारा वही बात दोहराऊंगा कि मेरे ख्याल में कुछ उम्मीदें पैदा हो गई है कि तशद्दुद में कमी या कुछ, हाँ जी, उसका इम्कान है अभी। लेकिन 100% तो कहना कुछ भी मुश्किल है। अफगानिस्तान का इशू इस तरह पेचीदा है, मुश्किल है। और फिर तालिबान का भी आपको पता है, तालिबान को ये क्यों जंगबंदी नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे। ताहिर साहब ये बताइए कि ये जो वेन्यू नहीं अभी तक सेट हुआ, मतलब कि इतनी ज़्यादा नेगोशिएशंस हो गई, एक मुआहिदा भी जो है वो भी साइन कर लिया कि किस तरह होगा। जैसे आप हमें पिछली दफ़े जब आए थे बता रहे थे कि जी नमाज का वक्त होगा, किस तरह बात करेंगे, क्या करेंगे। तो ये क्या वजह है कि अभी तक फैसला ये नहीं हुआ कि किस जगह पे ये डायलॉग होगा? इसमें भी क्या कोई एक पार्टी की तरफ से कोई रिजर्वेशंस हैं या वो दे आर होल्डिंग आउट फॉर समथिंग? क्या चक्कर है इसके पीछे? ये असल में कतर में तो मुज़ाकरात तालिबान की भी ये ख्वाहिश है कि उधर हो, लेकिन अब तकरीबन 12 ममालिक ने, पहले 15 थे पाकिस्तान में, उसमें प्रोपोज था कि वो भी हो, लेकिन अब 12 ममालिक है जो मुज़ाकरात के मुख्तलिफ नशिस्तों की मेज़बानी में और दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि हर मुल्क चाहता है कि उनका इसमें एक रोल हो, एक किरदार हो। तो आपको याद होगा कि एक दफ़ा पाकिस्तान ने तालिबान को कन्विंस किया था कि वो मुत्तहिदा अरब इमारात में मिले, और वो मिल भी गए थे। वो हम मीटिंग भी हुई थी, वहाँ सऊदीज़ भी उसमें थे। लेकिन अब ये जो नया एक सिलसिला शुरू हुआ है कि अफगान हुकूमत ने, अफगान सदर ने आज भी कहा है, बल्कि उसने तो तालिबान से कहा है कि आप, चूंकि उनका वहाँ पर एक मरकज़ भी रहा है वहाँ पर, तो वहाँ भी कंदहार में भी आप मिल सकते हैं। तो ये अब अफगान हुकूमत की जो तजवीज़ आई है कि अफगानिस्तान के अंदर हो, तो तालिबान ने तो उससे इत्तेफाक नहीं किया। लेकिन हर मुल्क चाहता है कि कोई ना कोई वो पीछे न रह जाए, कि अफगान मसले में अगर हल की तरफ मामला जा रहे हैं इस वजह से। लेकिन वीडियो पे कोई मसला नहीं है। वो तो एक अभी जो कल शाम कुरैशी साहब ने थोड़े से उस अंदाज में उस चीज़ को लिया है कि ज़रा शुकूक से पैदा हो गए उनके बयान से, ऐसा कोई मसला नहीं, उस पर इख्तिलाफ तो है नहीं। तो ताहिर साहब क्या वजह है कि जो तालिबान है वो अफगानिस्तान के अंदर बात नहीं करना चाहते? वो अफगान हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, यही बुनियादी वजह है। अगर उनका वहां जाना होगा तो फिर तालिबान कहेंगे कि उन्होंने तो उस सेटअप को, उसको तस्लीम कर लिया है, इस वजह से वो वहां से वो उस पर इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं। अच्छा ताहिर साहब, अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन की तब्दीली के अंदर अब तकरीबन महीना रह गया है, फिर भी इतना ज़्यादा क्यों पुश कर रही है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस इशू के ऊपर? मतलब कि हम सबका ख्याल था कि इलेक्शंस हो गए, चलो उसके बाद भी थोड़ा सा पुश कर लिया, बट अब तो जनवरी 20 को ओथ टेकिंग हो जाती है, तो इतना ज़्यादा अभी तक हमें प्रेशर क्यों नज़र आ रहा है अमरीकियों की तरफ से? मेरी नज़र में चूँकि सदर ट्रंप के उसकी इंतज़ामिया ने तालिबान से मुआहिदा भी किया है, मुज़ाकरात भी उन्होंने शुरू किए हैं, तो इस वजह से वो चाहते हैं, मौजूदा इंतज़ामिया जो कि अमरीकी जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी आए हुए हैं, दौरे कर रहे हैं, तो और अभी कुछ दिन पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा भी कतर गए थे, तालिबान से मिले थे। वो चाह रहे हैं कि जो उन्होंने वादे किए हैं फौजियों की वापसी का या इस मसले के हल करने का, तो मेरे ख्याल में वो चाहते हैं कि वो क्रेडिट, क्योंकि इन्होंने इनके दौर में हुआ है, तो वो जाते जाते वो क्रेडिट भी उनका। और वैसे भी सदर ट्रंप का वो कह रहे कि उन्हें वादा किया था कि वो अमरीकी जंगों को ख़त्म करेंगे, तो मेरे ख्याल में, लेकिन वो पूरा वो नहीं, ये हल नहीं हो सकता एक महीने में। आप देखेंगे कि ये मसला तकरीबन इसी तरह मेरे ख्याल में रहेगा। लेकिन जो बाइडन की पॉलिसी भी इलेक्शन के दौरान भी, इलेक्शन से पहले भी, वो भी चाहता है
तकरीबन जो सदर ट्रंप की पॉलिसी है उसी को वो भी फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ इतना वो कहते हैं जो बाइडन कि वो कुछ स्पेशल फोर्सेस को उनकी वो एक तजवीज़ है कि वो रखेंगे कि अलकायदा और दाइश का अगर कोई खतरा हो तो वहां पर साहब ये बताइएगा कि अफगान तालिबान किस तरह देख रहे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में तब्दीली आ रही है और जो बाइडन साहब की प्रेसिडेंसी को, क्या व्हाट इज द व्यू ऑफ द अफगान तालिबान ऑन दिस? तालिबान तो उनके 2-3 बयानात आए हैं नई इंतजामिया से मुतालिक, और उनका यही उनकी ख्वाहिश भी है, उन्होंने मुतालबा भी किया है कि जो बाइडन की पॉलिसियाँ वो जारी रखेंगे, जो सदर ट्रंप के साथ उनका मुआहिदा हुआ है उनका वो आनर करेंगे, उसको बरकरार रखेंगे। और अभी तक मैंने जो बाइडन का भी ये नहीं सुना, उसके जो बयानात आए हैं कि वो उस पॉलिसी को, सदर ट्रंप पॉलिसी को चेंज करेंगे, बिल्कुल भी नहीं कहा। और बल्कि उसके अब जितने भी बयानात है वो भी अमरीकी ट्रूप्स के वापसी का वो भी हामी है। तो मेरे ख्याल में कोई बड़ी तब्दीली मैं नहीं देखता अगर जो बाइडन भी आता है। और तालिबान तो तवक्को यही करते हैं, बीबीसी की खबर थी 2 दिन पहले नामालूम तालिबान के हवाले से कि उन्होंने कहा है कि अगर जो बाइडन उसी पॉलिसी को नहीं फॉलो करते तो फिर वो तैयार है कि वो जंग जारी रखेंगे। अफगानिस्तान में अलबत्ता ये मुतालबे हुए हैं जो बाइडन से कि वो जो मुआहिदा हुआ है उस पर भी नज़रसानी करें और एक नए मुज़ाकरात शुरू करें, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि उस मुआहिदे पर नज़रसानी होगी या नए मुज़ाकरात होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब ने हमसे बात की। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे LNG की और इस हवाले से जो अपोजिशन के ताज़ा तरीन इल्ज़ामात हैं कि हुकूमत ने देर कर दी गैस ख़रीदने में। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे मुल्क में आने वाली LNG और इसी हवाले से जो कहा जा रहा है कि अब इसका बहरान आने वाला है। हुकूमत जो है उसने जो इंटरनेशनल कार्गोज़ है, कहा जा रहा है कि वो वक्त पे नहीं ख़रीदे और इसकी वजह से अब बहुत मुश्किलात बढ़ेंगी जब डिमांड जनवरी में बढ़ेगी। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इल्ज़ाम लगाया है कि बैनुल अक़वामी फ़र्म एक ट्रफिग्यूरा, उसने अप्रैल 2020 के अंदर जब कोरोना की पहली लहर चल रही थी उसके दौरान पाकिस्तान को $3.7 MMBTU पर LNG 1 साल के लिए ऑफ़र की, मगर हुकूमत ने इस हवाले से कोई कदम नहीं उठाया। मिफ्ता इस्माइल साहब के बकौल ट्रफिग्यूरा ने पाकिस्तान के अंदर पहले से चलने वाली तमाम LNG के जो मुआहिदे हैं उनको भी फ़िक्स रेट में तब्दील करने की पेशकश की थी, जिस पे हुकूमत की तरफ से फिर कोई रद्द अमल नहीं आया। मिफ्ता इस्माइल साहब ने दस्तावेज़ भी पेश किए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिसके मुताबिक कि वही जो फर्म है ट्रफिग्यूरा अब जनवरी के लिए पाकिस्तान को ने जो टेंडर्स फ्लोट किए थे LNG के लिए, उसके जवाब में $19 फ़ी MMBTU के ऊपर LNG ऑफ़र की है, यानी कि 3.7 से लेके अब वो $19 तक कीमत उसकी चली गई है। और ये फ़र्क बहुत ज़्यादा है और अब जनवरी के अंदर पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि एक बहुत मेजर शॉर्टेज होगी LNG की, जिससे फ़र्क पड़ेगा लोगों की ज़िंदगी पे भी, इंडस्ट्री के ऊपर भी, और जो सर्कुलर डेट है अब वो भी बढ़ेगी। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे मौजूद हैं अम्मार हबीब खान साहब, ये एक एनर्जी इकोनॉमिस्ट हैं। वेलकम टू द शो सर। अम्मार साहब, ये क्या मामला है? जो इल्ज़ामात अपोजिशन की तरफ से लगाए जा रहे हैं वो ऑब्वियसली अखबारों के अंदर, TV चैनल्स पर भी रिपोर्ट हुए हैं। ये सर हमें समझाइएगा कि ये क्यों इस तरह हुआ कि उस वक्त जब ऑफ़र आई थी तो हुकूमत की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आया और अब जब हमें LNG की ज़रूरत है तो लोग बहुत महंगी हमें ऑफ़र कर रहे हैं। देखें आरिफा, थैंक यू वेरी मच। इसमें जो है सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि दुनिया भर में गैस की जो डिमांड है वो सर्दियों में बढ़ती है, बिकॉज गैस जो है वो हीटिंग के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आप इंटरनेशनल प्राइसेस भी देखें, उनका एक बड़ा एक टिपिकल सा ट्रेंड होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसमें जो है गैस प्राइसेस इंक्रीज एंड देन दे गो डाउन। अभी जून जुलाई 2020 में हुआ ये था कि कोरोना की क्राइसिस की वजह से गैस डिमांड बहुत नीचे चली गई थी, बहुत कम हो गई थी, क्योंकि दुनिया में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कम हो गई थी, ओवरऑल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कम हो गई थी। उस वक्त LNG की प्राइसेस काफ़ी नीचे आ गई थी। अगर ट्रैफिग्यूरा ने ऑफर करा था कि जी $3.5 पे या $3.60 पे,
वो एनर्जी सप्लाई करने को तैयार हैं, तो दैट वाज एन एक्सेलेंट डील। अगर नहीं लिया तो वाकई में ये जो है, मतलब दिस द ब्लेम फॉर दिस नीड्स टू गो ऑन दोज पीपल जिन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट करा या इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा। अभी जैसा कि हम देख रहे हैं, एलएनजी प्राइसेस हैव बेसिकली पीक्ड राइट नाउ। अगर आप जाएं जनवरी के कार्गो लेने के लिए, फरवरी कार्गो लेने के लिए, वो बहुत एक्सपेंसिव कार्गोज हैं। इसका तरीका ये होता है कि जी आपको पता है दिसंबर में, जनवरी में गैस की डिमांड बढ़नी है, तो यू मैनेज योर डिमांड अकॉर्डिंगली। आप उस चीज़ को ऑर्डर, आप उस कार्गो को ऑर्डर 6 महीने पहले से कर सकते हैं, आप उस कार्गो को ऑर्डर 9 महीने पहले से भी कर सकते हैं, एक प्राइस अपनी लॉक कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल 11th आवर के लिए वेट करेंगे तो 11th आवर पे बहुत सारे और मुल्क भी हैं जिनको गैस चाहिए होती है, उसकी प्राइस में फ्लक्चुएशन, प्राइस में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए बेहतर है कि एक मुल्क के लिए एक डिमांड फोरकास्टिंग का एक मैकेनिज्म होना ज़रूरी है कि आपको पता हो कितनी गैस आपको चाहिए, उस हिसाब से आप 6 महीने पहले, 4 महीने पहले अपने कार्गोज बुक कर लें। अगर बिल्कुल एंड में 11th आवर पर जाएंगे तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और बहुत महंगे रेट मिलेंगे, जैसा कि अभी हो रहा है। सर ये बताइएगा, क्योंकि ऑब्वियसली एलएनजी के हवाले से पिछले दिनों में बहुत बात होती रही है मीडिया पे, और हुकूमत की तरफ से जो एक रद्द अमल आता है उसमें वो हमेशा ये कहते हैं कि जी हम स्टोरेज की हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है, इसलिए हम नहीं ख़रीद सकते थे जब कीमतें बहुत कम थीं। फिर वो साथ में इस तरह की भी बात करते हैं कि हमें नहीं मालूम कि डिमांड जो है वो कितनी होगी। आपके ख्याल में ये जो उनके डिफेंसेस उनकी तरफ से पेश किए जाते हैं, ये कोई हम ऐसी डिफेंस है जिसको हम मान सकें, या वो सिर्फ एक्सक्यूजेस दे रहे हैं? ये देखें, ये चीज़ को ट्विस्ट करना, स्पिन करने वाली बात होती है। जून में अगर आप कह रहे हैं कि जी जून में आपसे ये कोई नहीं कह रहा कि आप अभी जहाज मंगवा के स्टोर कर लें, बिल्कुल ऐसा कोई नहीं कह रहा। वाकई स्टोर नहीं हो सकती ये चीज़, स्टोरेज बहुत एक्सपेंसिव होती है, मगर आप जून में दिसंबर की प्राइस को तय ज़रूर कर सकते हैं, ये मद्देनजर रखते हुए कि आगे उसके फॉरवर्ड में प्राइस क्या होगी। तो ये ज़रूर आप कर सकते हैं कि अपनी प्राइसेस लॉक कर लें, कभी उसमें हो सकता है फ़ायदा हो, कभी उसमें नुकसान हो, मगर एक चीज़ की अवेलेबिलिटी ज़रूर हो जाती है। देखें, इसमें जो है ना, एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा और क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि एक चीज़ होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नॉट हैविंग गैस इज़ मच हायर देन द प्राइस यू पे। अगर आपके पास गैस नहीं है तो उससे आपका ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बजाय इसके पास आप थोड़ी सी महंगी गैस ले लें। तो ये चीज़ जो है, इन डायनामिक्स को मद्देनजर रखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़, जैसे ये कहते हैं कि जी आप बोलिए। नहीं नहीं सर, बोले बोले, आई थॉट यू हैड फिनिश्ड, आप प्लीज फरमाएं। आई फॉरगॉट द सेकंड पार्ट, आपका जो सवाल था गया था। जी वो बस यही था कि वो कहते हैं कि जी हमें उस वक्त कैसे पता हो सकता है इन एडवांस कि हमें चीज़ चाहिए, वो तो जब सिचुएशन करीब आती है तभी पता चलता है, कि ये भी एक इस तरह की भी वो डिफेंस देते हैं। फोरकास्टिंग इज अ साइंस। फोरकास्टिंग हर चीज़ की होती है, बिजली की फोरकास्टिंग होती है, गैस की फोरकास्टिंग होती है, आपकी ये तक फोरकास्टिंग होती है कि अगले 10 साल, अगले 20 साल में बिजली कितनी चाहिए होगी, गैस कितनी चाहिए होगी। तो ये तो बिल्कुल ही कोई चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता कि जी हमें पता ही नहीं है दिसंबर में कितनी गैस चाहिए होगी। बेस लेवल, एक बेस अमाउंट आपको पता होता है कि कितनी गैस की रिक्वायरमेंट होगी, उस हिसाब से आप डिमांड मैनेज कर सकते हैं। गैस की शॉर्टेज जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है, पिछले मेरे ख्याल से 5-8 साल से ये चीज़ हो रही है। अगर ये भी नहीं पता कि जी कितनी गैस की डिमांड होगी तो ये एक और बड़ा इशू है कि ये बेसिक फोरकास्टिंग भी नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सही। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम वापस आएंगे तो हम अम्मार साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें अमार हबीब ख़ान साहब से, और हम बात करें एलएनजी के हवाले से। जी अमार साहब, जो फोरकास्टिंग की आपने बात की है, तो सर लग रहा है कि काफ़ी अरसे से या पिछले कुछ महीनों से तो बार बार ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वक्त पे एलएनजी जो है ऑर्डर नहीं की जा रही, वक्त पे मंगवाई नहीं जा रही। अपोजिशन की तरफ से ये भी इल्ज़ाम लगता है कि जो टर्मिनल एक एक्स्ट्रा बनाना था उसके अंदर भी हुकूमत ने कोताही की है, देर की है। सर ये क्यों बार बार, मतलब कि डिले क्यों इतना हो रहा है? वाई इज़ द गवर्नमेंट नॉट एबल टू प्लेस द ऑर्डर एट द राइट टाइम? ये कोई पहली दफ़े तो नहीं है, अब तो ऑब्वियसली क्राइसिस ज़रा ज़्यादा होगा, मगर ये इल्ज़ाम तो पहले भी लगता रहा है। देखें, फोरकास्टिंग जैसा कि मैंने पहले बोला कि इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको पता होता है
कि कितनी गैस की डिमांड होगी, कहाँ कहाँ यूज़ होगी, किस सेक्टर में यूज़ होगी, हीटिंग के लिए यूज़ होगी, पावर प्लांट्स में यूज़ होगी। मतलब यू हैव अ फेयर आइडिया। 5 to 8%, 5 से 10% का उसमें वेरिएंस ज़रूर हो सकता है, मगर आपको अंदाज़ा होता है कि जी सर्दियों में गैस की हमारी रिक्वायरमेंट होगी। फोरकास्टिंग क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों ऑर्डर्स लेट होते हैं, वो आई वुड से कि इट कैन बी ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज हो सकते हैं, दे कैन बी सम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समवेयर एज वेल, वी जस्ट डोंट नो दैट। और बेसिकली बहुत सिंपल सी बात है कि जी अगर कार्गोस ऑर्डर टाइम पे नहीं हो रहे या कार्गोस नहीं मिल रहे, तो दैट इज आई वुड से फेलियर और इनकॉम्पिटेंस ऑफ द रेलेवेंट पार्टी। वही वाली बात है, अगर आप बिल्कुल प्राइवेट सही। सेक्टर में हो हाँ। और कोई चीज आपसे बोला जाए कि जी इसकी फोरकास्टिंग करके बताएं, अगर कोई वो माल अवेलेबल नहीं हो, सामान अवेलेबल नहीं होगा, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ कि जनवरी के लिए हमारे पास अभी कोई कार्गो मौजूद नहीं है, कोई नहीं दे रहा हमें कार्गो, अगर दे रहा है तो बहुत ही ज्यादा कीमतों पे मिल दे रहा है। बिल्कुल सही। तो ये अब मिनिस्ट्री की ही जिम्मेदारी है और नदीम साहब के ऊपर ही डायरेक्टली आती है। सर, बार बार कतर की गैस का भी बहुत जिक्र होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र होता है। हुकूमत, शायद अगर हम कीमत के हवाले से बात करें तो पहले इस LNG को के ऊपर बहुत से सवाल हुकूमत ने खुद उठाए, कहा कि बहुत महंगे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं। ऑब्वियसली अब अपोजिशन की तरफ से भी इस पे बात हो रही है। हाउ डू यू व्यू दोज LNG कॉन्ट्रैक्ट जो कतर के साथ हुए थे, और क्या सचमुच जो कीमत है वो हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा थी? देखें, वो जो कॉन्ट्रैक्ट कतर के साथ साइन हुए थे उस वक्त के हिसाब से बिल्कुल सही कीमत पे साइन हुए थे। जितने 2-4 कॉन्ट्रैक्ट और भी साइन हुए थे मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, ममालिक के साथ, वो भी इसी रेंज में थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगता है, जैसे कि LNG टर्मिनल लग रहा है, तो उसके लिए एक चीज़ इंश्योर करनी होती है कि सप्लाई कंटिन्यूटी, कि आपको पता हो कि जी हर महीने मुझे 4 या 5 कार्गो आ जाएंगे। ऐसा आप नहीं कर सकते कि जी आपने एक टर्मिनल लगा लिया, अब आप बाजार में खड़े में कि कोई कार्गो मुझे दे देगा, कोई सामान दे देगा तो मैं काम कर लूंगा। इसलिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेसेसरी। अब हुआ ये कि जब गर्मियों में जून जुलाई में वैसे ही डिमांड, गैस की डिमांड कम होती है, उसमें जून जुलाई के महीनों में, समर के दौरान कोरोना वायरस की वजह से, जैसे मैंने पहले बताया, कीमतें और गिर गई थी। वो एक जो इशू है, इन्होंने जी कंपैरिजन शुरू हो गया कि जी कतर की गैस इतनी महंगी है, जो स्पॉट पे हमें मिल रही है वो भी हमें बहुत सस्ती मिल रही है। वो इसलिए सस्ती मिल रही है क्योंकि दुनिया भर में डिमांड नहीं है। जैसे ही डिमांड रिकवर हुई फॉल में, विंटर में, सर्दियों में, ऑटोमेटिकली जो स्पॉट की प्राइजेस हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से कई ज़्यादा हैं अब। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का अब हमें फ़ायदा है, मगर क्योंकि वो उस चीज़ को इतना हमने पोलिटिसाइज कर दिया था, तो और किसी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर नहीं कर पा रहे। यही वजह है कि अभी हमारे पास 2 टर्मिनल है, मगर एक टर्मिनल जो है उसमें के पास जनवरी के कार्गोज नहीं हैं भी, तो मेरे ख्याल से 2-3 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो अगर एक टर्मिनल है, जैसा कि एक एनर्जी के हमारे दोस्त ने, उन्होंने ये बात बोली थी कि आप स्पॉट पे डेली बेसिस की बाइंग और सेलिंग पे एक कंपनी या एक इदारा जरूर चला सकते हैं, मगर मुल्क नहीं चला सकते। एक उसके लिए थोड़ा एक स्ट्रेटेजिक व्यू होना, एक लॉन्ग टर्म व्यू होना ज़रूरी है। और इसमें भी बेसिकली यही चीज़ है, अगर आपको गैस की सप्लाई इंश्योर करनी है तो एक लॉन्ग टर्म व्यू, एक लॉन्ग टर्म बाइंग स्ट्रेटेजी इज़ इंपॉर्टेंट, रादर देन के हर थोड़े दिनों बाद आप मार्केट में जाएं। क्योंकि लोगों को पता होता है, देखें जो इंटरनेशनल सेलर बैठा हुआ है उनको हर चीज़ का पता है कि इनके पास अब डिमांड, इनके पास अब सप्लाई नहीं है, ये प्रेशर में है, इनको जो भी हम कीमत कोट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ये मजबूर होंगे लेने पे। सो मार्केट विल, जैसे कहते हैं ना, एक्सप्लॉइट दिस पोजीशन। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स इन प्लेस होंगे तो दे वुड नो कि यार अगर ये हमसे नहीं लेंगे तो ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे अपने वापस चले जाएंगे। मगर क्योंकि हमारे पास लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हमने 1 या 2 ही करे शुरू में और उसके बाद हमने नहीं करे, इसलिए हम इस स्टेज पर हैं कि हम स्पॉट मार्केट में जाते हैं और जो सेलर होते हैं उनको पता होता है कि जी इनकी कमजोरी क्या है, एंड दे एक्सप्लॉइट दैट बेसिकली। सर, अगर आपको इस वक्त अब हुकूमत को एडवाइस देनी हो कि हाउ टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, क्योंकि बार बार ऑब्वियसली ये क्रॉप अप हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि उनको अब इस वक्त क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली चेंज ऑफ पर्सन एट द टॉप इज परहैप्स वन। देखें, वो दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। व्हाट नीड्स टू हैपन इज कि जी स्ट्रेटजी क्या है बाइंग की। जनवरी में खरीदना है तो उसके लिए अगर आपने मई में जाके खरीदना है, जैसे अब इन्होंने मार्च के कॉन्ट्रैक्ट टेंडर करे, दैट्स अ स्मार्ट थिंग टू डू। 3 से 4 महीने पहले इन्होंने कर दिए, तो एक पूरा एक प्रोसेस इसका होना चाहिए कि अगर स्पॉट में जाना है तो 3-4 महीने पहले से इसका होमवर्क पूरा होना चाहिए। इसी तरह लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में हमें जाना चाहिए। वी नीड मोर टर्मिनल्स। जो नया टर्मिनल लगना है उसको तेजी से कंप्लीट होना चाहिए।
ये जो 2 टर्मिनल लगे ये शुरू में ही लग गए थे, अभी जो तीसरा टर्मिनल है 2 साल से ऊपर हो गया, मगर बहुत सारे उसमें ऐसे इश्यूज चल रहे हैं जिनकी वजह से नहीं चल पा रहा। तो हमें नए सर टर्मिनल उसके ऊपर भी चाहिए। ऑपोजिशन जो है वो हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी डालती है और कहती है ये उनका कसूर है कि तीसरा टर्मिनल अभी तक हीट नहीं हुआ। बिल्कुल जी, दैट इज़ प्रिटी मच इट, क्योंकि देखें हुकूमत का काम होता है एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना। कोई इश्यूज होंगे, कुछ रीजंस होंगे जिनकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है वो इस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पा रहा। सबको पता है कि यहाँ पे गैस की डिमांड है, बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पे टर्मिनल लगे। अगर नहीं लग रहा तो वो बहुत सारी उसकी वजूहत हैं कि क्यों नहीं लग पा रहा और इतने डिलेज क्यों हो रहे हैं। सही। और सर ये भी बताइएगा कि ये अब जनवरी के अंदर आप क्या देख रहे हैं आफ्टर ऑल ऑफ दिस, इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जनवरी के अंदर बिल्कुल सूरत हाल ख़राब होगी और ना घरों में गैस होगी और ना इंडस्ट्री चल पाएगी। डू यू थिंक कि सूरत हाल विल बी दिस डायर? जी, जनवरी में दिसंबर के मुकाबले में सूरत हाल थोड़ी ख़राब ही होगी, क्योंकि अगर हम पावर प्लांट चलाएंगे भी तो हम फर्नेस ऑयल पे या डीजल पे चलाएंगे, जो कि थोड़ी महंगी बिजली होगी, जिससे जो है एक सर्कुलर डेट का कंपोनेंट इंक्रीज हो जाएगा। घरों में तो वैसे ही गैस आजकल कम आ रही है, वो और थोड़ी कम हो जाएगी। सो ये जो है जनवरी विल बी मच वर्स, दिसंबर से बुरा ही होगा, बेहतर नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। नाजरीन, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक हो, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बलूचिस्तान की। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे बलूचिस्तान के ज़िला गवादर के अंदर जो हिफाजती बाड़ यानी कि फेंसिंग का हुकूमती फ़ैसला है और इसके ऊपर आने वाला शदीद रद्द-ए-अमल। सूबाई हुकूमत के मुताबिक गवादर सेफ सिटी को क्वेटा सेफ सिटी की तरह डेवलप करने के लिए 1500 एकड़ का जो इलाका है इसकी फेंसिंग कर दी जाएगी और इसके तहत गवादर के अंदर जो चेक पोस्ट होंगी उनको ख़त्म कर दिया जाएगा और ये जो फेंस है यानी कि बाड़ है, तमाम जो हिफाजती इक़दामात हैं सिर्फ उसके ऊपर होंगे। मगर इस फैसले के ऊपर बलूचिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उन्होंने शदीद एतराज़ किया है। उन्होंने कहा है कि शहर को इस तरह 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, तकसीम कर दिया जाएगा। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सनाउल्लाह बलोच साहब। ये मेंबर बलूचिस्तान असेंबली हैं और BNP मैंगल से इनका ताल्लुक़ है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच मैडम। जी सनाउल्लाह साहब, तो बताइएगा कि ये जो गवादर के अंदर फेंसिंग का फैसला किया है हुकूमत ने, इसके हवाले से आपको क्या एतराज़ात हैं सर? आरफा बीबी, देखें, कोई भी जब इतना बड़ा कोई डिसीजन लेने जाता है जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा वहाँ की इकोनॉमी पर, वहाँ की सोसाइटी पर, वहाँ के माशरे पर, मईशत पर, लोगों की नफ्सियात पर, लोगों की तिजारत पर, लोगों की आमद रफ्त पर, और ऐसे फैसले जो हैं वो एक तरफा नहीं किए जाते। पूरी दुनिया में जमहूरियत तो इसी का नाम है जब कोई इतना बड़ा डिसीजन लेता है और वो ये समझते हैं कि इसका बराह रास्त ताल्लुक हिफाजत के साथ है, सिक्योरिटी के साथ है, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन यानी अवाम की शिरकत, अवाम से सलाह, अवाम से मशवरा, अवाम को इस सिलसिले में मुकम्मल एतमाद में लिया जाता है। अभी आपने खुद जिक्र किया कि 1500 एकड़ का इलाका, ये कोई छोटा इलाका नहीं बनता, ये बहुत बड़ा इलाका है। अब ये 1500 एकड़ के इलाके में वो गरीब माहीगीरों की एक्सेस भी शामिल होगी जो समंदर तक इनका एक्सेस का रास्ता बनता होगा। इसमें कोई छोटे मोटे कारोबारी लोगों के भी रास्ता मेरे ख्याल में का भी इसमें शायद बंद हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि हम क्यों एक शहर के अंदर और एक शहर बना रहे हैं। सिक्योरिटी का जहां तक ताल्लुक है, अगर कोई ये कहता है कि हम क्वेटा की तरह सेफ सिटी, क्वेटा में कोई सेफ सिटी नहीं है। क्वेटा इज वन ऑफ द मोस्ट इनसिक्योर एंड अनसेफ सिटी। बलूचिस्तान में क्वेटा में 2-2.5 अरब रुपए के नाम से जो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट शुरू हुआ वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि वो भी ना कोई उसकी क्वालिटी का अश्योरेंस, ना कोई उसके बारे में भी लोगों को पता है कि ये किस तरह की सेफ्टी होगी। जी कह रहे हैं कैमरे आएंगे और ये होगा वो होगा, नथिंग। क्वेटा इज वन ऑफ द मोस्ट डिसऑर्गेनाइज्ड एंड अनसेफ सिटी ऑन। हाँ सर, माफ़ करिएगा, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपका हम कहें कि एतराज़ पहला तो ये है कि कंसल्टेशन होनी चाहिए थी, बात करनी चाहिए थी और उसके बाद इतना बड़ा फैसला करना चाहिए था। मगर सर, क्या इन प्रिंसिपल आपके ख्याल में सिक्योरिटी फराहम करने के लिए इस तरह की बाड़ लगाना एक मुनासिब ख्याल है कि नहीं?
बिल्कुल मुनासिब नहीं है बीबी। देखिए, दुनिया के अंदर सिक्योरिटी की जब बात की जाती है, सबसे पहले ह्यूमन सिक्योरिटी है, यानी इंसानी तहफ़्फ़ुज़, इंसानों को तहफ़्फ़ुज़। मतलब ग्वादर जो है इस वक्त सबसे ज्यादा प्यासा शहर है, ग्वादर इस वक्त सबसे ज्यादा भूखा शहर है, यानी बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है क्योंकि जब इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई उसका इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ा है वहां पर, यानी उसके मालियाती और तिजारती और कारोबार के हवाले से माइग्रेंट्स के एक्सेस का, उनका समंदर तक रसाई का मसला बन गया है। तो ग्वादर में बेरोजगारी बढ़ी है, ग्वादर में गैस नहीं है, ग्वादर में बिजली नहीं है, ग्वादर में पीने का साफ पानी नहीं है, ग्वादर के लोगों को सबसे महंगी जो चीजें, अगर पाकिस्तान में महंगा शहर है वो ग्वादर बन गया है। तो अगर सिक्योरिटी की बात की जाती है तो ह्यूमन सिक्योरिटी भी एक एस्पेक्ट होना चाहिए था, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद फिजिकल सिक्योरिटी जिसको हम कहते हैं कि हम सड़कें बंद करेंगे, चेक पोस्ट बनाएंगे, इसमें हम मेंबर पार्लियामेंट हैं, हम सूबा असेंबली के में हैं, मतलब ये जो प्लान है ये आना चाहिए था। और इस पे कॉस्ट कौन इसका बर्दाश्त कर रहा है, ये किसके पैसों से इस पे ये लग रहा है कि जहां पर हमारे स्कूलों की चारदीवारियां नहीं है वहां 1500 एकड़ जो है रकबा फेंस किया जा रहा है, जहां पर बच्चों के, जहां बलूचिस्तान में 18 लाख बच्चे तालीम से महरूम है। तो हु इज बियरिंग दिस कॉस्ट, कौन इसका खर्चा बर्दाश्त कर रहा है। दूसरी बात ये है कि ये 1500 एकड़ में क्या आता है, अगर कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन आता है या कोई दूसरी जगह आती हैं, ये सारी चीजें डिस्कशन के बाद, अभी तो हमें इसका कोई भी, सिर्फ ये पता है लोग देख रहे हैं कि वहां पर तारें लग रही हैं। आपने कोई एक डिस्ट्रिक्ट 9 में एक मूवी आई थी कोई आज से कोई 10-15 साल पहले, वो जनूबी अफ्रीका में बनी थी, उसमें ये था कि कोई एलियंस आते हैं और एक शहर के अंदर एक और शहर बसाया जाता है, बाढ़ लगा के, चारदीवारियां खड़ी करके एलियंस को, तो ताकि वहां से निकले ना। तो अब ग्वादर में हम या पाकिस्तान में ये जो आइडिया कंसेप्ट है, हम वैसे ही बड़े देखें, सोसाइटी हमारी तकसीम दर तकसीम का शिकार है। हम शहरों में चावनियों को हमने अलग कर दिया, हमने जो है फिर बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटियां बन रही हैं, वो चारदीवारी और कुबियों में बंद होते जा रहे हैं। हमने तबकाती जो एक निज़ाम है जिसमें पाकिस्तान के अंदर की, जी आप गरीब हैं तो आप इनसिक्योर जगह पे रहें, आप थोड़े से अमीर है तो आपको सिक्योर एरिया में जाएंगे, आप ज्यादा अमीर है तो आप बाढ़ वाले इलाके में जाएंगे। क्या हुकूमत ने, जब से आपका रद्द अमल सामने आया है, क्या हुकूमत ने आपको अप्रोच करने की कोशिश की है, और अगर वो नहीं करते तो अब आपका अगला कदम क्या होगा? बदकिस्मती ये है कि बलूचिस्तान में कोई भी, चाहे वो डेवलपमेंट के बहुत बड़े अप्रोचेस हैं, इनके स्कीम्स हैं, या इस तरह की सिक्योरिटी में, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन, कंसल्टेशन, सलाह मशवरा कभी नहीं किया जाता है। अगर ये सलाह मशवरा, मेरे ख्याल में वहाँ के MPA ने भी इस पे एहतजाज किया है, हम बैसियत बलूचिस्तान के, क्योंकि आज अगर ये ग्वादर में हो रहा है कल दूसरे शहरों में भी आ जाएगा, और हम समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है एज अ मुंतखब नुमाइंदों के हमारे, और हमें किसी ने पूछा नहीं, अगर हमसे बात की जाती हम उनको सिक्योरिटी के अप्रोचेस बताते, हम उनको बताते कि बलूचिस्तान के अंदर सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर किया जा सकता है, बलूचिस्तान के लोगों के दिल और दिमाग कैसे जीते जा सकते हैं। आप दिल और दिमाग जीतने की बजाय बलूचिस्तान के लोगों के दिल और दिमाग पे जो है बाढ़ लगा रहे हैं। आप दो ऐसे शहर बना रहे हैं जिसमें एक तरफ तरक्की होगी, आबादी होगी, अच्छी सड़कें होंगी, स्ट्रीट लाइट्स होंगे, ग्राउंड होंगे, स्कूल होंगे, जो बाढ़ के अंदर बंद होंगे। दूसरी तरफ जो है एक गरीब ग्वादर होगा, भूख से, प्यास से, पोलियो से और दूसरी बीमारियों से मरने वाली आबादी होगी गुर्बत से। तो ये आप और आप कहते हैं कि एपी सेंटर है ग्वादर, 3 साल से 4 साल से सीपैक का एक छोटा सा एनर्जी का प्रोजेक्ट था ग्वादर में, वो कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। रोजगार के जरा मौके नहीं दिए। हमने कहा था यूनिवर्सिटियां बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए इदारे बनेंगे, लोगों को ट्रेन किया जाएगा मैरीन रिसोर्सेज में, मैरीन इंजीनियरिंग में, मैरीन बायोलॉजी में, ताकि वहाँ ग्वादर के नौजवान अपने मंसूबों को संभालने के लिए तैयार हो सके। आज तक कुछ बिल्कुल सही सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।